हमने बात करी सीरियस मोर्फोलॉजी की। सीरियस मोर्फोलॉजी में आपको पता है कि हार्ट आता है, देन ब्लड वेसल्स आती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हार्ट की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ब्लड वेसल्स को देखेंगे। हार्ट में ना 3 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आपको पेपर आना है और जिनकी आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। उनमें से पहला तो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके बाद रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ और उसके बाद एंडोकार्डाइटिस। इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तीसरा है, ठीक है। सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करेंगे। इसमें ना इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है थोड़ी ट्रिकी होती है, याद नहीं हो रही होती, लेकिन आज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और याद रहेगी इंशाल्लाह। तो इसमें ना आपने असल में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो मॉर्फोलॉजी होती है ना, उसको टाइम पीरियड के हिसाब से बताना होता है। मतलब अभी 12 आवर्स में क्या हुआ, देन 72 आवर्स। ये तो सिर्फ पिक्चर आपको समझाने के लिए ऐड की है, वरना आपने जिस तरह से पेपर में बताया ना वो इस तरह से बताना होता है। मैं आपको पहले वो चीज़ क्लियर कर दूँ। आपने ये बताना होता है फर्स्ट डे की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट डे की मॉर्फोलॉजी, फिर बतानी होती है फर्स्ट वीक की मॉर्फोलॉजी, और फिर बतानी होती है सेकेंड वीक की, ठीक है। उसमें सिर्फ आपने ये 3 हेडिंग बतानी होती है। अब फर्स्ट वीक की फर्स्ट डे की, फर्स्ट वीक की और सेकेंड वीक की बतानी है, और दोनों बतानी है, ग्रोस भी और माइक्रोस्कोपी भी। लेकिन यहाँ पर एंड रिजल्ट हमारा यही होगा, एंड पर हम यही तीनों की बताएंगे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुछ इमेजेस देखने होंगे और उन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उसने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब स्टार्टिंग है, अभी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद कुछ घंटे हुए, लाइक 6, 7, 8, 12 घंटों तक की लिमिट है। तो तब सिंपली आपको क्या नजर आ रहा है कि नेक्रोटिक कोआगुलेशन, थोड़ी बहुत नेक्रोसिस शुरू हो गई है, और जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं वो स्ट्रेचिंग उनकी हो गई है, वेवी से हो गए हैं। लेकिन एक ही चीज़ है इसमें नोटिस करने वाली कि वो शुरू हो गई है, नेक्रोसिस शुरू हो गई है, ठीक है। नेक्रोटिक कोआगुलेशन शुरू हो गई, उसके बाद 72 आवर तक, यानी 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए मायोकार्डियल इंफार्क्शन को। तो क्या होगा कि नेक्रोसिस तो हो रही थी, वो तो उसी दिन शुरू हो गई थी ना, पहले दिन ही शुरू हो गई थी। नेक्रोसिस तो चल रही थी, लेकिन जो नई चीज़ इसमें ऐड हुई है ना वो ये है कि न्यूट्रोफिल्स आ गए, इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स हुई है, न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं। तो पहली चीज़ क्या थी कि जैसे ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसी को होगा तो नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेल डेथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन कब हुआ था कि जो हार्ट के सेल्स थे उनको सप्लाई नहीं मिल रही थी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो उनकी डेथ शुरू हो जाएगी। नंबर 2 जो यहाँ पर काम होगा वो होगा कि न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। नंबर 3, अब आ जाए 1 से 3 वीक्स, यानी कुछ हफ्ते गुजर गए, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते गुजर गए, तब क्या होगा कि जो नेक्रोटिक मायोसाइट्स थे अब उनकी डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गई है। जो यहाँ से पहले दिन से नेक्रोसिस शुरू हुई थी, अब उनकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है हफ्तों में, पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, वो क्या होगा कि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है कि जो हीलिंग को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई है सेल्स की डेथ होते हुए, तो न्यूट्रोफिल के बाद मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे। फिर समझ लें कि 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम गुजर गया, तब आपको सिर्फ यहाँ पर फिब्रोसिस नजर आएगी, आपको फिब्रस स्कार नजर आएंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोलेजन नजर आएगा, जैसे ये। तो ये सिंपली आपने 4 चीज़ें याद रखनी है कि फर्स्ट डे में क्या शुरू हो जाएगी, नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी। 2 से 3 दिनों के बाद क्या होगा, न्यूट्रोफिल आ जाएंगे। 1 से 2 हफ्तों में क्या होगा, मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे और ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा। पेपर में आपने सिर्फ यहाँ तक बतानी होती है, हफ्तों तक, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि 1 मंथ, या उन्होंने लिखा हो कि 12 तो नहीं, इससे भी ज़्यादा दिन, लाइक 20 दिन, 15 दिन, तो तब क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे फिब्रोस्कार नजर आएगा, कोलेजन नजर आएगा, ठीक है। तो ये सिंपली हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। आगे ये टेबल भी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए देखना है, वरना इसको याद नहीं करना। याद उसी को करना है जो मैं एंड पर बताऊंगी, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक। इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है कि सबसे पहले आपको 2 हेडिंग्स लिखनी होती है पेपर में, ग्रोस की अलग बतानी होती है, मोर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपी की अलग, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में देखिए पहले दिन में सिर्फ क्या होगा, तो पहले दिन में मैंने बताया कि आपको माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आता है, कोएगुलेशन, नेक्रोसिस नजर आती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे सिर्फ आपको पहले दिन में नेक्रोसिस नजर आती है, और इस नेक्रोसिस की वजह से ग्रोस में आपको डार्क मोटलिंग नजर आती है। तो फर्स्ट डे में पहला दिन है एमआई के बाद, उसमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। माइक्रोस्कोपी पे आपको सिर्फ नेक्रोसिस नजर आती है, और ग्रोस में आपको डार्क मोटलिंग। उसके बाद उसने नेक्रोसिस के फीचर बताए कि पिग्नोटिक न्यूक्लियाई, इओसिनोफिलिया, ये नेक्रोसिस की वजह से होगा। उसके बाद फर्स्ट डे के बाद जो दिन आएंगे, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा दिन, तो पहले हफ्ते के अंदर अंदर जो सारे दिन आएंगे उनमें क्या होता है, नेक्रोसिस तो चल रही होती है, नेक्रोसिस रुक नहीं जाएगी, नेक्रोसिस चल रही है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। जो मेन इन दिनों का मेन करैक्टरिस्टिक है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था, जो मेन करैक्टरिस्टिक है दूसरे, तीसरे दिन की या चौथे दिन की, वो है कि न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वीक्स पे आ जाए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, तब आपको माइक्रोस्कोपी पे क्या मिलता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। वही वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ दिया था, ठीक है, वही चीजें रिपीट हुई हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। ग्रोथ की बात करें तो जब तक बात दिनों में, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा दिन है, तब तक आपको येलो रबरी सेंटर नजर आएगा, मतलब येलो कलर, पहले था डार्क मोटलिंग, अब येलो कलर। जब वीक्स पे आ जाएंगे, जब ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा, तब येलो कलर तो है लेकिन वो थिन होता जाएगा, पेल एरिया होता जाएगा, और आपको जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर रेड ग्रे बॉर्डर नजर आएंगे, ठीक है। ये जो रेड ग्रे बॉर्डर है ये ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से आपको नजर आएंगे।
उसके अलावा हफ्तों में जब बात है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू तो बनेगा, लेकिन साथ मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे। जब तक 3 या 4 दिन हुए थे तब तक सिर्फ न्यूट्रोफिल थे, थोड़े बहुत मैक्रोफेजेस थे, लेकिन अब जो है वो मैक्रोफेजेस ज़्यादा होंगे, मैक्रोफेजेस प्रोमिनेंट होंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा था अगर महीने की बात करेंगे, महीना या महीने से ज़्यादा, तब आपको सिर्फ क्या नजर आएगा, आपको डेंस फिब्रस टिश्यू। अब आपको कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू, कोई ब्लड वेसल, कोई कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ल्यूकोसाइट नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ फिब्रोसिस नजर आ रही है, ठीक है। और फिब्रोसिस की वजह से कलर ग्रोथ में कैसा होगा, सिल्वरी स्कार स्कार नजर आएगा। तो ये बार बार चीज़ों को रिवाइज कर लिया है कि माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले नेक्रोसिस है जब तक सिर्फ 1 दिन हुआ है, जब 3-4 दिन हो गए हैं तो न्यूट्रोफिल्स आ गए, नेक्रोसिस चल रही है। उसके बाद जब वीक्स हो गए, हफ्ते हो गए हैं, तब ग्रैनुलेशन टिश्यू बन रहा है, मैक्रोफेजेस आ गए। और अगर महीने की बात करें तो फिब्रोसिस हो गई है। कलर वैसे ही चेंज होता रहेगा, ग्रोथ में पहले डार्क मोटलिंग है, फिर येलो कलर है, फिर ग्रे रेड ग्रे हो जाएगा ग्रैनुलेशन टिश्यू की वजह से, और एट द एंड सिल्वरी स्कार। अब ये वाले वो टेबल हैं जो आपने फाइनली याद करने हैं और जिस तरह से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर आपका एमआई की मोफोलॉजी आ जाए और वो कहें कि हमें टाइम के हिसाब से बताएं, तो पहले आपने मोफोलॉजी लिखनी है डे 1 की, फिर आपने लिखनी है वीक 1 यानी फर्स्ट वीक की, फिर आपने लिखनी है सेकंड वीक की। इस तरह से आपने अटेम्प्ट करके आना है ग्रोथ और माइक्रोस्कोपी। अब आपके लिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले दिन को भी ना 3 पार्ट्स बना लो, 0 to 4 आवर्स, 4 से 12 आवर्स और 12 से 24 आवर्स। और हर वीक के भी 2-2 पार्ट्स बना लो, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ठीक है, याद भी हो जाएगी 1 मिनट में इंशाल्लाह। दूसरे वीक के भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो हम ग्रोथ बताने लगे। अगर पहले पूरे दिन की बात करूं तो जरा सोचिए, मैंने क्या बताया था कि पहले पूरे दिन में सिर्फ एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और वो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपी में बताया था ना। तो ग्रोथ में आपको पहले पूरे दिन में स्टार्टिंग 4 आवर्स में कुछ नजर नहीं आ रहा, 4 से 12 आवर्स में कुछ नजर नहीं आ रहा, और कहीं कहीं डार्क मोटलिंग नजर आ सकती है, लेकिन 12 से 24 आवर्स में आपको प्रोमिनेंट डार्क मोटलिंग नजर आएगी। तो ये डार्क मोटलिंग क्यों हो रही है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के साथ ही अगर माइक्रोस्कोपी देखें, क्योंकि फिर ही हमें चीजें समझ आएंगी ना ग्रोथ और माइक्रोस्कोपी साथ देखने से। तो फर्स्ट 4 आवर्स में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, सिंपली वेवीनेस हो सकती है फाइबर्स की, क्योंकि वो स्ट्रेचिंग उनकी हो गई है। 4 से 12 आवर्स में आपको क्या नजर आएगा, वहां पर हैमरेज शुरू हो गया और वहां पर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस शुरू हो गई है, ठीक है। और जब 12 से 24 आ जाएंगे तब बहुत ज्यादा आपको ऑनगोइंग कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नजर आएगी, और इस कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के फीचर बता देने कि हाइपर यूसिनोफिलिया और पिक्नोटिक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट डे हमारा पूरा, इसको 3 पार्ट्स हमने बना लिए थे। अब फर्स्ट वीक के 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आपको माइक्रोस्कोपी में क्या बताया था कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो चल रही है, वो रुकी नहीं है, वो चल रही है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे फर्स्ट वीक में, फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी अब डेथ हो रही है, क्योंकि वो वहां पर आए हैं तो उनकी डेथ हो रही है, लेकिन उसमें मैक्रोफेजेस भी थोड़े बहुत आना शुरू हो गए हैं। लेकिन फर्स्ट वीक की सेकंड हाफ में याद रखना है कि जो नेक्रोसिस थी ना, अब वो हो चुकी है, तो जो डेड मायोफिब्रिल है उनकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई है, ठीक है। मैक्रोफेजेस इसी काम के लिए तो वहां पर आए हैं, मैक्रोफेजेस इसी काम के लिए आते हैं, इनका जो नेक्रोटिक मटेरियल होता है उसको हम इनगल्फ कर लें, तो मैक्रोफेजेस आ जाएंगे सेकंड हाफ में और वो जो है वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे डेड मायोफिब्रिल्स को। तो ये हो गया फर्स्ट वीक। अगर ग्रोथ में देखें तो येलो येलो कलर नजर आएगा, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक में मेन फीचर याद रखना है कि फर्स्ट हाफ जो होता है सेकंड वीक का, उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है और सेकंड हाफ में ग्रेनुलेशन टिश्यू वेल एस्टैब्लिश हो जाता है। अगर ग्रोथ की बात करें तो येलो टैन जो है वो तो बन गई थी इन्फ्लेमेशन की वजह से, लेकिन अब उसके मार्जिन रेड होना शुरू हो गए, और ये रेड मार्जिन हो रहे हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से। तो ये हो गई सारी आपकी एमआई की मोफोलॉजी। अगर आपने इसको जैसे मैंने बताया है वैसे याद रखा तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। अब लास्ट टाइम हम इसको रिवाइज करने लगे हैं, सिर्फ मेन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। सबसे पहला फीचर याद रखना है नेक्रोसिस। ग्रोथ माइक्रोस्कोपी के फीचर याद रखें, ग्रोथ तो खुद ही याद रह जाएगी। इस नेक्रोसिस की वजह से ग्रोथ पे आपको डार्क मोटलिंग नजर आएगी। दूसरा फीचर याद रखना है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स की वजह से ग्रोथ पे आपको क्या नजर आएगा, येलो कलर। न्यूट्रोफिल्स के बाद आएंगे मैक्रोफेजेस। अब जब मैक्रोफेजेस आते हैं ना, तो साथ ही एक और चीज याद रखनी है कि मैक्रोफेजेस जब आते हैं तो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है डेड मायोफिब्रिल्स की, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है, डेड मायोफिब्रिल्स की डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मैक्रोफेजेस भी आ गए, न्यूट्रोफिल्स भी आ गए। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू, जब ग्रेनुलेशन टिश्यू आ गए, ये आना है सेकंड वीक में। ग्रेनुलेशन टिश्यू को कभी भी फर्स्ट वीक में नहीं लिखना। फर्स्ट वीक में पहले न्यूट्रोफिल आएंगे, फिर फर्स्ट वीक में मैक्रोफेजेस आएंगे। 2 उसके पार्ट्स कर लिए, पहले न्यूट्रोफिल आए फिर मैक्रोफेजेस आए, बस, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वीक है उसमें आएगा ग्रेनुलेशन टिश्यू। उसके फर्स्ट हाफ में ग्रेनुलेशन टिश्यू आएगा, सेकंड हाफ में वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। तो नेक्रोसिस है फर्स्ट डे, ये दोनों जो सेल्स हैं ये है फर्स्ट वीक, और जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है ये है सेकंड वीक, ठीक है। चलें जी, अगर कोई मंथ्स का पूछे, एमसीक्यू आए, अगर पेपर में आ रही है तो सिर्फ वीक तक बताना इनफ होता है, लेकिन अगर किसी ने फैंसी करना है तो मंथ भी बता सकते हैं, या अगर एमसीक्यू आ जाए तो मंथ भी बता सकते हो। तब ग्रोथ में आपको स्कार जो है वो ग्रे वाइट सा नजर आएगा स्कार, और माइक्रोस्कोपी पे आपको फिब्रोसिस नजर आएगी, कोलेजन नजर आएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी मोफोलॉजी।
चले अब हम बात एमआई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। इसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कोरोनरी हार्ट डिजीज के, कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइड। मॉडिफाई जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो, जिसमें स्ट्रेस आ जाता है, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सारे हैं जो मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल की बात करें तो इसमें एज आ जाती है, किसी की फैमिली हिस्ट्री या सेक्स, ठीक है, जेंडर मेल फीमेल। अच्छा, एज अगर मोर देन 40 ईयर्स हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री की बात करें, अगर किसी को मतलब फैमिली पेरेंट्स को है तो उसके बच्चों में इनहेरिटेड हो सकते हैं। जेंडर की बात करें तो मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है, 3 टाइम्स कॉमन है। अच्छा, अच्छा इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मोर्फोलॉजी डिस्कस कर ली थी, लेकिन मैंने पैथोजेनेसिस इसलिए ऐड की क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, बुक से पढ़कर ऐसा समझ नहीं आती, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आपके क्लिनिकल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेपर में तो शायद ना आए, लेकिन आपकी क्लिनिकल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको समझेंगे। इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन की पैथोजेनेसिस को याद रखने के लिए ना, ये याद रखना है कि इसमें ना 3 स्टेप्स आएंगे। पूरी पैथोजेनेसिस मैं आपको बताऊंगी ना, कंप्लीट बताऊंगी, तो उसमें 3 स्टेप्स आएंगे टोटल। जो पहला स्टेप होगा ना इसका, वो ये होगा कि जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिली, जब हार्ट का इस्कीमिया शुरू हुआ, यानी क्या ऐसा हुआ कि हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गई, पहला स्टेप ये आएगा। हम ये देखेंगे कि हार्ट की वेसल में, क्रोनरी आर्टरी में क्या ऐसा काम हुआ, क्या ऐसा इवेंट हुआ कि जो हार्ट है उसकी सप्लाई रुक गई। दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि जब सप्लाई रुक गई है तो हार्ट ने रिएक्ट कैसे किया। जब हार्ट को सप्लाई नहीं मिली, हार्ट के सेल्स को इस्कीमिया हो गया, हार्ट ने रिएक्ट कैसे किया। तीसरा स्टेप हम ये देखेंगे कि जब बॉडी जो है हमारी, उसने कैसे रिएक्ट किया। बॉडी को पता चला कि हार्ट को इस वक्त हार्ट के सेल्स की डेथ होना शुरू हो गई है, हार्ट को नहीं मिल रही सप्लाई, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्टेप हैं कि हार्ट कैसे रिएक्ट करे, और लास्ट वन ये होगा कि बॉडी कैसे रिएक्ट करी। इस तरह से आपको इसकी पूरी पैथोजेनेसिस समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्यों कोरोनरी आर्टरी क्यों क्लोयन हो जाती है, क्यों हमारे हार्ट को सप्लाई आना बंद हो जाती है। तो ये सारा जो एमआई होता है ना, ये एक दिन में कभी भी शुरू नहीं होता, ये बहुत सालों से इसकी तैयारी चल रही होती है। तो होता है कि कोरोनरी आर्टरी में ना कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक बन रहा होता है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, लिपिड ज्यादा होने की वजह से। जब वेसल्स को डिस्कस करेंगे ना, तब देखेंगे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक कैसे बनता है। अभी इसको नहीं देख सकते, अभी सिर्फ याद रखें कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक बना हुआ था। मैं ब्लड वेसल्स में बताऊंगी इसकी डिटेल इंशाल्लाह। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक बना हुआ था। अब जब तक वो प्लॉक बना हुआ था तब तक एमआई के इतने चांसेस नहीं थे, लेकिन वो प्लॉक जो है जैसे वो डिसरप्ट होगा, उसका रप्चर होगा, और उसके जो अंदर सारे कंटेंट है ना, उसके अंदर जो सारा लिपिड है वो एक्सपोज हो जाएगा, बाहर एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। प्लॉक बना हुआ था, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लॉक यहाँ से रप्चर हुआ है तो उसके जो सारे अंदर वाले कंटेंट है वो एक्सपोज होंगे। अब जैसे उसके कंटेंट एक्सपोज होंगे तो वो एक्सपोज कंटेंट की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, और प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो रफ एक एरिया होगा ना, तो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट वहाँ पे मीडिएटर रिलीज करेंगे, वो मीडिएटर वैसोस्पाज्म करा देगा, वैसेस को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है, उस प्लेटलेट्स के मीडिएटर की वजह से। उसके अलावा वहाँ पे टिश्यू फैक्टर भी रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर की वजह से वहाँ पे कोएगुलेशन भी शुरू हो जाएगी। पहले तो सिर्फ प्लेटलेट्स आए, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हुआ, उसके बाद सेकेंडरी भी शुरू हो गया, कोएगुलेशन भी शुरू हो गई, तो एट द एंड वहाँ पे एक थ्रोम्बस बन जाएगा और वो कंप्लीटली ओक्लूड कर देगा। ये नीचे आपका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक था और ये ऊपर पूरी ओक्लूजन हो गई है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले एक्सपोज हुए उसके कंटेंट, फिर प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स ने वैसोस्पाज्म करा दिया। तीसरा काम ये हुआ कि टिश्यू फैक्टर ने वहाँ पर कोगुलेशन पाथवे को एक्टिवेट करा दिया, तो ये आपका वो एक्लूजन हो गई। अब हार्ट को एक्लूजन हो गई तो हार्ट को क्या हुआ कि ब्लड फ्लो हो गया इनसफिशिएंट। अब हम दूसरा स्टेप पढ़ने लगे हैं पैथोजेनेसिस का, यानी हार्ट कैसे रिएक्ट करेगा। हार्ट का ब्लड फ्लो हो गया इनसफिशिएंट, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, ऑक्सीजन डिमांड उनकी ज्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड बल्कि पहले से भी बढ़ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे उसको ब्लड फ्लो इनसफिशिएंट मिलता है ना, तो अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कहता है कि मुझे ब्लड पूरा नहीं मिल रहा, मुझे ही ब्लड नहीं आ रहा। हालांकि ये सबसे पहली आर्टरी कोरोनरी आर्टरी ही ओरिजिनेट होती है एओर्टा से, तो जब उसी में ब्लड नहीं आ रहा तो आगे क्या जाएगा, इसलिए वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उतनी ऑक्सीजन होती नहीं है, उतना ब्लड होता नहीं कि वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड और इंक्रीज करती है, ठीक है। अब उसमें ऑक्सीजन डेफिसिट क्रिएट हो गया कि उसको चाहिए ज्यादा और मिल कम रही है, डेफिसिट क्रिएट हो गया। अब उसकी वजह से मायोकार्डियल सेल्स की होना शुरू हो गई डेथ, ठीक है। ये हार्ट का रिएक्शन है कि उसके सेल्स की डेथ होना शुरू हो गई। अब वहां पर डेथ के बाद फौरन से ल्यूकोसाइट्स भागते हुए आए और वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई। अब उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो वहां पर इंटरल्यूकिन्स बनेंगी, डिफरेंट मेडिएटर आएंगे इन्फ्लेमेटरी, वो फीवर करा देंगे, ठीक है। आपको फीवर का तो पता है ना कैसे होता है, इंटरल्यूकिन्स होती हैं, वो हाइपोथैलेमस का जो है वो थर्मल रेगुलेटरी जो सिस्टम है सारा उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो फीवर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ने फीवर करा दिया। और जो यहाँ पर सेल डेथ हो रही थी उनकी वजह से जो सेल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो सीरम में रिलीज होना शुरू हो गई, तो ये कार्डियक मार्कर्स हैं, ये इंक्रीज कर गए। उसके अलावा तीसरा काम क्या हुआ कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था तो बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको पूरी ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी, तो किडनी को भी ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन कम हो गई, ओलिगोयूरिया हो गया। तो ओलिगोयूरिया भी याद रखना है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब सेल्स की डेथ हो रही है तो इन्फ्लेमेशन हो रही है। और ये मार्कर्स क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि सेल्स की डेथ हो रही है, तो सेल्स के अंदर जो मार्कर्स थे वो बाहर सीरम में आ रहे हैं। तो ये हार्ट का रिएक्शन है, इन्फ्लेमेशन
और ये मार्कर्स रिलीज हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अभी बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, बल्कि हार्ट की अभी भी कुछ सेल्स की कोशिश होगी जिनकी अभी इंजरी हुई है, सिर्फ जिनकी डेथ नहीं हुई, उनकी कोशिश होगी कि वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस शुरू कर दें। मतलब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो एक और भी तो पाथवे होता है ना एनारोबिक, उसको चलाएंगे। जब एनारोबिक चलेगा तो लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा। इस लैक्टिक एसिड ने क्या कर देना है कि वहाँ पे जो नर्व फाइबर है ना उनकी इरिटेशन करनी है, क्योंकि ये एसिड है। जब नर्व फाइबर की इरिटेशन होगी तो वहाँ पर होगी पेन, और ये पेन मायोकार्डियम में होगी, इसीलिए एमआई में चेस्ट पेन होती है और ये रेडिएट भी करती है शोल्डर और आर्म की तरफ। तो दो चीजें पढ़ ली, फीवर क्यों होता है, इसमें फीवर भी होगा, इसमें मार्कर्स भी रिलीज होंगे, इसमें लिगोयूरिया भी हो सकता है, और इसमें चेस्ट पेन होगी लैक्टिक एसिड की वजह से जो इरिटेट करेगा नर्व फाइबर्स को, और ये पेन रेडिएट भी करती है। अच्छा, ये तो था हार्ट कैसे रिएक्ट करे। हार्ट ने एनारोबिक शुरू कर दी ग्लाइकोलिसिस, हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई, हार्ट के मार्कर रिलीज हो गए, लेकिन बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। बॉडी फौरन से एक तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से एमआई में पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग भी होता है। दूसरा, बॉडी अपना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर देगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन बनेंगे। एक तो आपका आके हार्ट रेट इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे, एक हार्ट को पहले सप्लाई नहीं मिल रही, दूसरा सिंपैथेटिक सिस्टम आके हार्ट रेट इंक्रीज करा रहा है, दूसरा सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से डायाफ्रोसिस होगा, यानी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो कोल्ड स्किन हो जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है वो इंसान और उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, कोल्ड स्वीट आना शुरू, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है सिंपैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन की वजह से। तो यहाँ पर इसकी पैथोजेनेसिस कंप्लीट होती है, और जिसको ये पैथोजेनेसिस समझ आ गई उसको इसके फीचर हमेशा याद रहेंगे कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसको चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, लैक्टिक एसिड की वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है, क्योंकि उसको ब्लड नहीं जा रहा किसी भी बॉडी ऑर्गन को, नोजिया और वोमिटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो गया, एंजाइटी क्यों हो रही है, क्योंकि उसका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट है, स्वीटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट है, कैटेकोलामीन का लेवल इंक्रीज हो गया है। नो डाउट स्वीटिंग को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन आप लोग को ये भी पता होगा कि यहाँ पे रिसेप्टर जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन के ही होते हैं, इसीलिए कैटेकोलामीन का लेवल इंक्रीज हुआ तो स्वीटिंग होगी और डिजीनेस होगी, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके आसान तरीन फीचर, और ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। चले नेक्स्ट जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस इंजरी में मसला इंजरी कह रही हूँ, किस ब्लड वेसल में ओक्लूजन होगी, तो हार्ट की किस पार्ट का इन्फेक्शन होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो से करते हैं इंशाल्लाह।